वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals us about how fast a chemical reaction takes place। कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड के साथ हो रहा है, इसका स्टडी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है हाउ फास्ट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन है बच्चों, स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसका सेकेंड नेम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक केमिकल और एक काइनेटिक्स। काइनेटिक वर्ड ग्रीक वर्ड है बच्चों, ग्रीक वर्ड। इस ग्रीक वर्ड में काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन। पार्टिकल्स के मूवमेंट के वजह से रिएक्शन होते हैं। अगर पार्टिकल का मूवमेंट फास्ट होगा तो रिएक्शन फास्ट हो सकता है, अगर पार्टिकल का मूवमेंट स्लो होगा तो रिएक्शन स्लो होगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन में किस तरह का मोशन है, इसी का स्टडी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को जानना चाहिए, पहली बार तो हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये जानना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्लास 10, 11 हमेशा पढ़े हो, और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को जानना चाहिए। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक पॉइंट्स को। जैसे यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही है केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए कि यहाँ एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर में फुल ऑफ केमिकल्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये वैकेंट है। ठीक है, तो अब ये अगर रिएक्टेंट इसके केमिकल्स को अगर इसमें हम इन करें, ठीक है, इसके केमिकल्स को अगर इसमें इन करें तब यहाँ चेंजिंग होगा, और यही चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये चेंज परमानेंट होना चाहिए, है कि नहीं, परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसका कंसंट्रेशन जो है, इसमें जो मोल्स है, ठीक है, इनके मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और इनके मोलर कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तब इनके पार्टिकल्स का जो मोशन हो गया है, इसमें चेंजिंग जो हो गया है, इसी का स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग जानते हैं परमानेंट चेंज, जो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट में मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग को पढ़ना चाहिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ऑन बेसिस ऑफ स्पीड। तो ये क्या है, ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक हो गए वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, एक हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, और
और एक हो गया मॉडरेट स्लो रिएक्शन। तो देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है बच्चों, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके ऑकर्स होने पर हमें पता नहीं चलता वो कब हो गया, इतना फास्ट होता है कि उसके स्पीड को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जो हो रहा है हम लोग वेट किए जा रहे हैं कि ये कब कंप्लीट होगा, लेकिन ये कंप्लीट हो नहीं पा रहा, ठीक है। आगे जब कंप्लीट हो रहा है तब तक हम लोग उसको इंतजार कर ही नहीं पा रहे हैं, ये हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन जो फिक्स टाइम पे होता है, जिसके स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। जनरली लगभग रिएक्शन मॉडरेट रेट से होता है। वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल में आग लगा दी, तो पेट्रोल कितना स्पीड से बर्न किया ये हम लोग थोड़ी ना कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये हो गया वेरी फास्ट रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ AgCl, जब हम लोग क्या करते हैं NaNO3 पर NaCl AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट पर जब हम लोग NaCl का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये AgCl और NaNO3 बनेगा, ठीक है। तो AgCl ये जो PPT बना है ये इतना फास्ट बनता है कि हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल। लेकिन वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग को मालूम है कि आयरन को मॉइस्ट एयर में वाटर के कांटेक्ट में अगर छोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगा, ठीक है, रस्ट लग जाएगा। लेकिन क्या आप एक रड को आप बाहर रख दीजिए, बरसात हो रहा है, तो क्या आप अगले दिन उसको देखते हैं कि उसमें रस्ट लगा है, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसका रस्टिंग का प्रोसेस बहुत लंबा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन कहेंगे। लेकिन बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, CaCO3 को अगर हीट करें तो एक फिक्स टाइम के बाद हम लोग CaO और CO2 पाएंगे, ठीक है। इसके रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ स्टेप्स, ऑन बेसिस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो इसमें ये बच्चे दो तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस पर सही इधर लिखते हैं, एक और ये दो। एक होता है एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एलिमेंटरी स्टेप रिएक्शन, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये एलिमेंट्री स्टेप क्या है, जो भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कहेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, कोई भी रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में ना हो, डबल स्टेप में हो, ट्रिपल स्टेप में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए तो ये CO2 बन गया, अगर ये डायरेक्ट CO2 बन जाता है तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन कहेंगे। जैसे H2 को I2 के साथ रिएक्शन किए तो 2HI बना, N2 को 3H2 के साथ रिएक्शन किए तो 2NH3 बना। ये सभी सिंगल स्टेप में होते हैं बच्चों, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन कहेंगे। लेकिन जो मोर स्टेप, ये हो गया मोर स्टेप रिएक्शन, मोर स्टेप रिएक्शन, और ये हो गया सिंगल स्टेप रिएक्शन। मोर स्टेप रिएक्शन जैसे CO2 का फॉर्मेशन C प्लस हाफ O2 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये नंबर 1। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग अगेन क्या किया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए, तो अब ये CO2 बना। अब ये देखिए ये कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में। ये देखिए ये कैंसिल, ये C, ये कंप्लीट O, ये CO2। तो इस तरह से ये सिंगल स्टेप में ना होके मोर स्टेप में हुआ, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। तो अब
देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, किसके बारे में बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, द चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन में तुमने देखा कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही क्या है? रिएक्शन है। तो रिएक्टेंट अगर मान लीजिए कि ये कंटेनर है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जैसे ही इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे कनेक्ट कर दिए इधर, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इसके जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज करते हैं और इनके मोलर कंसेंट्रेशन क्या है? इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये 0 से इंक्रीज किया और ये क्या हुआ, ये फुल से धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगे। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा अब ये बैलेंस है। एक रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस होना चाहिए ताकि हम उसका स्टडी वेल तरीका से कर सकें। तो रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। यहाँ तुमने देखा कि रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज किया और यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज किया, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम पे मान लो कि 8:10 में इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो एट ए टाइम या एक फिक्स टाइम पे या पर यूनिट टाइम ये मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज होगा और उसी वक्त में प्रोडक्ट का भी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। तो अगर ये बहुत फास्ट होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत स्लो होगा तो वेरी स्लो रिएक्शन। फिक्स रेट से होगा तो मॉडरेट स्लो रिएक्शन कहेंगे। तो बच्चों ये जो चेंज हुआ मोलर कंसंट्रेशन का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज बाय चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हम लोग को क्या लिखना चाहिए? इसके रिएक्टेंट का जो मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, चेंज को डेल साइन से लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को इस डब्बा से लिखेंगे, इस बॉक्स से। रिएक्टेंट है तो ये टाइम में चेंजिंग को डेल टी, और उसी वक्त में प्रोडक्ट में चेंजिंग हो रहा है, उसके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और टाइम में। लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ नेगेटिव साइन हम लोग किस लिए लिखते हैं बच्चों? नेगेटिव साइन है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को शो करने के लिए, और पॉजिटिव साइन है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन को शो करने के लिए। तो इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। ये जो रिएक्शन हुआ, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम टेकन, और यहाँ क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रेट बराबर क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम टेकन, डिक्रीज किया इसलिए नेगेटिव साइन, और ये इंक्रीज किया इसलिए पॉजिटिव साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये टाइम, ठीक है बच्चों। तो
अब यहाँ पे ये बात हो रहा है कि ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, it indicates decrease in molar concentration of reactant, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों मोलर कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है? मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है, और टाइम का क्या हुआ? सेकेंड। ये क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये याद रखने का चीज है। अब यहाँ पे एक और सवाल है, for a hypothetical reaction, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोथेटिकल मतलब अपने से जो जनरल लिखा जाता है। तो कैसे रिएक्टेंट अगर किस में कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो इसका रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल आर डेल टी प्लस डेल पी डेल टी, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, अगर ये रिएक्टेंट के आगे ए लिख दिए और ये पी रहेगी या बी लिख दिए, तो ये ए और बी क्या है बच्चों? ये ए और बी कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, जिसको आप लोग पढ़िए स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट। मतलब हर एक पार्टिकल्स के नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तब आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखिएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, तो एक मोल के लिए यहाँ होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1/a से डिवाइड कर देंगे, माइनस ये 1 माइनस साइन यहाँ दिखा देते हैं, और ये प्लस 1/b चेंज इन प्रोडक्ट, और ये टाइम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है ए बी बी सी सी डी डी, तब आप कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन 1/a, ये रिएक्टेंट साइड में है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ए टाइम, फिर ये 1/b चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन टाइम, ये प्लस 1/c डेल सी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस H2 2NH3, तब क्या लिखेंगे? रेट माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन माइनस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है बच्चा, इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चे ऐसा करते हैं कि इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये क्या है, कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम, इसका जीरो कंसंट्रेशन, ये देखिए ये हुआ 0 लेवल, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, कंसंट्रेशन 1, कंसंट्रेशन 2, कंसंट्रेशन 3, कंसंट्रेशन 4। तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन इसका कुछ न कुछ है, लेकिन धीरे 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 इसका कंसंट्रेशन क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे इसका कंसंट्रेशन घट रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में ये टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, जीरो कंसंट्रेशन C1, C2, C3। ये देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, टाइम जैसे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब कि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, इसको एक साथ एक ग्राफ में दिखा देते हैं। कंसंट्रेशन, टाइम, देखिए ये 0, C1, C2, C3, C4, C5, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5। ये देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बच्चों यहाँ पर कितने कंसंट्रेशन है, यहाँ देखिए जब 5 है तो टाइम इसके 0 है, ये 4 पे आया तो इसके ये क्या हुआ, ये टाइम भी है, ये इस तरह से है, फिर ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये कई बार है जब हम इसका क्या कर रहे हैं, ये देखिए कि प्रोडक्ट में भी वही बात है, प्रोडक्ट में भी वही है कि नहीं। अगर यहाँ पे है तो ये इस तरह से है। तो बच्चों ये चीज़ देख सकते हैं कि कितने मोमेंट है जहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। हर जगह पे इसका स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बच्चे दो तरह के होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम और कंसंट्रेशन चेंज पर जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में जो रेट निकलता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को RAV से लिख सकते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट को RINST से लिख सकते हैं। तो बच्चों ओवरऑल जब रिएक्शन हम के रेट निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा स्पीड आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट तो हर एक मोमेंट पे निकलता है, इसलिए ये गुड मेथड है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक गुड मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मोलर और ये टाइम में चेंज और प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, एवरेज रेट और टाइम इंटरवल 0
मतलब कि उसमें टाइम इंटरवल कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस तरह से निकलता है। तो इसको हम लोग आर इंस्टेंटेनियस में या तो इस तरह से लिख सकते हैं या तो ये स्मॉल डी का यूज कर सकते हैं, माइनस डी आर बाय डी टी और ये प्लस डी पी बाय डी टी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट एक गुड मेथड है और एवरेज रेट का कुछ लिमिटेशंस हो गया। अब जो यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जीरो कंसंट्रेशन C1 C2 C3। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से हम इसका कंसंट्रेशन को डिक्रीज किए, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन। ये देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कंसंट्रेशन, ये क्या है, कंसंट्रेशन C2 कंसंट्रेशन C1, C2 माइनस C1, टाइम T1 टाइम T2, T2 माइनस T1। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है माइनस, ये हो गया रेट एवरेज, ये एवरेज रेट है। तो ये जो एवरेज रेट है, इसी एवरेज रेट को इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इसी एक फिक्स पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा, ये तो पहले नेगेटिव साइन और डी चेंजिंग, या तो ये इसी साइड से लिख सकते हैं डी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज टाइम का, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए टाइम 0। तो इसको आर इंस्टेंटेनियस को कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाय डी। ठीक है, सिमिलरली आप प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवरऑल सभी रिएक्शन के लिए है पर यूनिट टाइम में, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए वेरी स्मॉल ऑन कंसंट्रेशन चेंज। अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा या बहुत ही कम समय में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इंस्टेंटेनियस होगा। इसका मतलब ये हर एक चेंज को आपको डील करता है, ये गुड मेथड है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी कैन एक्सप्रेस ए जनरल रिएक्शन। तो फॉर जनरल रिएक्शन ये ऐसा लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या होता है, बहुत दो रिएक्टेड लगी, दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है भी। अब प्रोडक्ट मान लीजिए, दो प्रोडक्ट बना दिए C एंड D और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये C और ये D। तो इसका जो रेट होगा एवरेज, उसको आप कैसे दिखाएंगे, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ये टाइम 1/A, ये हुआ एवरेज बच्चों। ठीक है, और ये 1/B चेंजिंग B कंसंट्रेशन टाइम पे, और ये प्रोडक्ट के लिए प्लस 1/C चेंजिंग C, और ये D लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तब आप क्या कर सकते हैं, ये -1/A चेंज A डेल टी, और इस तरह से लेके लिमिट आप 0 बैठा दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम जो होगा वो 0। अब इतना ना करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/A, यहाँ D से शो करेंगे इतना लिमिट को कन्वर्ट करके, और D कंसंट्रेशन A dt, यहाँ पे 1/B dB dt प्लस 1/C dC
dt 1 by d d d